नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th रसायन विज्ञान चैप्टर 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। उत्तर CH2 sp2 डबल बॉन्ड C sp डबल बॉन्ड O sp2 sp CH3 sp3 सिंगल बॉन्ड CH sp2 डबल बॉन्ड CH2 sp2 sp3 sp2 sp2 CH3 sp3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O sp2 सिंगल बॉन्ड 3H3 3 CH3 sp3 sp3 sp2 sp3 sp2 sp2 CH2 डबल बॉन्ड CH sp2 सिंगल बॉन्ड C sp ट्रिपल बॉन्ड N sp2 sp2 sp बेंजीन H sp2 sp2 प्रत्येक कार्बन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंध दर्शाइए। C6H6 C6H12 CH2 Cl2 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 NO2 HCO NH CH3। उत्तर H H H H H H पाई 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 सिग्मा 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 बॉन्ड H 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 सिग्मा 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 सिग्मा। चित्र आप देख लीजिए। H2 सिग्मा C Cl Cl H2C डबल बॉन्ड पाई सिग्मा C डबल बॉन्ड C सिग्मा H2 H H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O पाई सिग्मा डेटिव H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पाई सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H पाई सिग्मा सिग्मा। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल हेप्टेन 4 ओन। उत्तर OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल OH 7654321 डबल बॉन्ड O हेप्टेन 4 ओन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। क ख CN ग घ CLVR अंग Cl डबल बॉन्ड O H च Cl2 CH CH2 OH। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर क प्रोपिल बेंजीन ख 3 मेथिल पेंटेनॉइटाइल ग 2,5 डाइमेथिल हेप्टेन घ 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन अंग 3 क्लोरो प्रोपेनल च 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा नाम IUPAC पद्धति के अनुसार सही है। क 2,2 डाई एथिल पेंटेन अथवा 2 डाई मेथिल पेंटेन ख 2,4,7 डाई मेथिल
ऑक्टेन अथवा 2,5,7 नाइट 2,5,7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन। ग 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन अथवा 4 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। घ ब्यूट 3 आइन 1 ऑल अथवा ब्यूट 4 ऑल 1 आइन। उत्तर क 2,2 डाईमेथिल स्टेन। ख 2,4,7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन। ग 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। घ ब्यूट 3 आइन 1 ऑल। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित 2 सजातीय श्रेणियों में से प्रत्येक के प्रथम 5 सजातों की संरचना सूत्र लिखिए। क HCOOH। ख CH3 COOH CH3। ग H सिंगल बांड CH डबल बांड CH2। उत्तर क H सिंगल बांड H सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH मेथेनॉइक अम्ल। CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH एथेनॉइक अम्ल। प्रोपेनॉइक अम्ल CH2 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH। CH3 CH2 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH ब्यूटेनॉइक अम्ल। CH3 CH2 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH पेंटेनॉइक अम्ल। ख CH3 COCH3 प्रोपेन 2 ऑन। CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O CH2 सिंगल बांड CH3 ब्यूटेन 2 ऑन। CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3 पेंटेन 2 ऑन। CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3 हेक्सेन 2 ऑन। CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3 हेप्टेन 2 ऑन। ग H सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH2 एथीन। CH3 CH2 प्रोपीन डबल बांड CH2 1। CH2 फर्स्ट डबल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 3 सिंगल बांड CH3 4 ब्यूटेन 1 इन। CH2 फर्स्ट डबल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 3 सिंगल बांड CH2 4 सिंगल बांड CH3 5 पेंट फर्स्ट इन। CH2 फर्स्ट डबल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 3 सिंगल बांड CH4 सिंगल बांड CH2 5 सिंगल बांड CH3 6 हेक्स 1 इन। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के संग्रहित और आबंध रेखा सूत्र लिखिए तथा यदि कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसे पहचानिए। क 2,2,4 टाईमेथिल पेंटेन। ख 2 हाइड्रॉक्सी 1,2,3 प्रोसेन ट्राइकार्बो ऑक्सिलिक अम्ल। ग हेक्सेना डाइल। उत्तर क कोष्टक में CH3 CC CH3 ट्वाइस। चित्र आप देख लीजिए। ख COO HOO CH2 COH COOH CH2 COOH HOO OH OHO 1 2 3 तथा सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड OH कार्बोक्सिल तथा सिंगल बांड OH डाई हाइड्रॉक्सिल। ग OHC CH2 4 CHO O डबल बांड सिंगल बांड H डबल बांड O सिंगल बांड H सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड H एल्डिहाइड। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचानिए। CHO OMeOH क NH2 बेंजीन डबल बांड O CH2 C2H5 ट्वाइस। ग CH डबल बांड CHNO2 बेंजीन। उत्तर
ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच एल्डिहाइड। क ओ एच ओ एम ई फिनाइल ईंधन फिनाइल हाइड्रॉक्सिल। ख NH2 1 डिग्री एमिनो एरोमेटिक। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 3 डिग्री एमिनो। ग एस्टर। ग वेंजीन CH डबल बॉन्ड CH एथिलीनिक द्विबंध सिंगल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O नाइट्रो सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अधिक स्थायी है तथा क्यों? O2N CH2O सिंगल बॉन्ड CH3 CH2O। उत्तर O2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O माइनस। यह अधिक स्थायी है क्योंकि NO2 का एक प्रभाव होता है, अतः यह O परमाणु पर ऋणावेश का परीक्षण करता है। इसके विपरीत CH3 CH2 का +1 प्रभाव होता है, अतः यह ऋणावेश की तीव्रता बढ़ाकर इसे स्थायी करता है। प्रश्न नंबर 10, निकाय से आवंटित होने पर एल्कील समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरफ व्यवहार प्रदर्शित क्यों करते हैं? समझाइए। उत्तर अति संयुग्म के कारण निकाय से आवंटित होने पर एल्कील समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H प्लस सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H CH2 सिंगल बॉन्ड H प्लस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 H प्लस। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित यौगिकों की अनुनाद संरचना लिखिए और इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन मुड़े तीरों की सहायता से दर्शाएं। क C6H5OH। ख C6H5NO2। ग CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। घ C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। अंग C6H5 सिंगल बॉन्ड CH प्लस 2। च CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। उत्तर क OH फिनाल प्लस O सिंगल बॉन्ड H प्लस O सिंगल बॉन्ड H प्लस O सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड H। चित्र आप देख लीजिए। ख नाइट्रोवेंजीन N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N प्लस सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड वेंजीन प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस वेंजीन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस वेंजीन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस वेंजीन नाइट्रोवेंजीन। ग CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस ब्यूट 2 इन एक अल CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। घ बेंजीन सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस डबल बॉन्ड O बेंजीन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस बेंजीन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O माइनस बेंजीन प्लस डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O माइनस बेंजीन सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बेंजेलिड हाइड्राइड हाइड
अंग वेंजीन CH2+, वेंजील कार्बोधनायन, वेंजीन CH2, वेंजीन CH2, वेंजीन डबल बॉन्ड CH2, वेंजीन सिंगल बॉन्ड CH2+, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH+, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 2 1 in 1 आइल कार्बोधनायन। प्रश्न नंबर 12, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है तथा अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला कहते हैं और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाधारक के इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। यह क्रियाधारा का विशिष्ट परमाणु अथवा इलेक्ट्रॉन न्यून भाग होता है। इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन धनी स्नेही नाभिक स्नेही केंद्र पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। अतः आबंध अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर इलेक्ट्रॉनों का संचलन वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक स्नेही के उदाहरणों में हाइड्रोक्साइड OH- साइनाइड आयन CN- सिंगल बॉन्ड तथा कार्बोरेडायन R3C- कुछ आयन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कुछ उदासीन अणु जैसे H2O, R3N, R2O आदि भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में प्लस CH3 उपस्थिति में कारण नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरण में कार्बन धनायन CH3+ और कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अथवा एल्किल हैलाइड R3C सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु वाले उदासीन अणु सम्मिलित है। कार्बन धनायन का कार्बन केवल षष्ठक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। एल्कीन हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बन जाता है जिस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित समीकरणों में रेखांकित अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। क CH3COOH प्लस OH माइनस प्रोडक्ट CH3COO माइनस प्लस H2O। ख CH3COCH3 प्लस CN माइनस प्रोडक्ट CH3 ट्वाइस CNOH। ग C6H6 प्लस CH3OH प्लस प्रोडक्ट C6CH5COCH3। उत्तर क नाभिक स्नेही, ख नाभिक स्नेही, ग इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। क CH3CH2Vr प्लस HS सिंगल बॉन्ड CH3CH2 SH प्लस Vr माइनस। ख CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्रोडक्ट CH3 ट्वाइस Cl C सिंगल बॉन्ड CH3। ग CH2 Br प्लस OH माइनस प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 प्लस Vr माइनस। घ CH3 प्लस C सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस HBr सिंगल बॉन्ड CH3 ट्वाइस CBr CH2 CH3 प्लस H2O। उत्तर क नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ख
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक ग विलोपन घ पुनर्विन्यास युक्त नाभिक स्नेही प्रतिस्थान। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित युग्मों में सदस्य सर के मध्य कैसा संबंध है? क्या यह संरचनात्मक या ज्यामितीय समन्वय अथवा अनुनाद संरचनाएं हैं? क संरचना आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड ओ ख, एच सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड डी, सी सिंगल बॉन्ड डी, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, सिंगल बॉन्ड एच। ग एच सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सिंगल बॉन्ड ओ एच, एच सिंगल बॉन्ड सी प्लस सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच। उत्तर स्थिति समावरवी और मध्यवर्वी। ख ज्यामितीय समावरवी। ग अनुनाद संरचनाएं। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित आबंध विदलनों के लिए इलेक्ट्रॉन विस्थापन को मुड़े तीरों द्वारा दर्शाइए तथा प्रत्येक विदलन को समांश अथवा विषमांश में वर्गीकृत कीजिए। साथ ही निर्मित सक्रिय मध्यवर्ती उत्पादों में मुक्त मूलक कार्बन धनायन तथा कार्बन कैटायन पहचानिए। क CH3O सिंगल बॉन्ड O, CH3 प्रोडक्ट CH3O प्लस O, CH3। ख डबल बॉन्ड O प्लस OH माइनस प्रोडक्ट डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ग Br प्लस Br माइनस। घ बेंजीन प्लस E प्लस प्रोडक्ट बेंजीन E प्लस। उत्तर क CH3O प्रोडक्ट O, CH3 समांश विदलन CH3O प्लस O, CH3 मुक्त मूलक। ख H2C सिंगल बॉन्ड H माइनस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O प्लस OH विषमांश विदलन डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ग Vr विषमांश विदलन प्लस Vr माइनस कार्बन धनायन। घ बेंजीन प्लस E प्लस विषमांश विदलन बेंजीन प्लस E कार्बन धनायन। प्रश्न नंबर 17 प्रेषणिक तथा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित कार्बोक्सिल अम्लों की अम्लता का सही क्रम कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन वर्णित करता है? क Cl3C COOH ग्रेटर देन Cl2 CH ग्रेटर देन Cl CH2 COOH। ख CH3 CH2 COOH ग्रेटर देन कोष्टक में CH3 ट्वाइस COOH ग्रेटर देन कोष्टक में CH3 कोष्टक क्लोज 3 COOH। उत्तर प्रेषणित प्रभाव भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के दो परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सभाजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु की ओर अधिक होता है। इस कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाता है। आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक अणुओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण क्लोरोएथेन CH3CH2Cl में C सिंगल बॉन्ड Cl बंध ध्रुवीय है। इसकी ध्रुवता के कारण कार्बन क्रमांक 1 पर आंशिक धनावेश S प्लस तथा क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश S माइनस उत्पन्न हो जाता है। आंशिक आवेशों को दर्शाने के लिए डेल्टा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन दर्शाने के लिए तीर का उपयोग किया जाता है जो 8' से 6 की ओर आमुख होता है। CH3 2 डेल्टा S प्लस माइनस CH2 डेल्टा
डेल्टा 1 माइनस Cl डेल्टा माइनस कार्बन 1 अपने आंशिक धनावेश के कारण पास के C सिंगल बॉन्ड C आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। फलस्वरूप कार्बन 2 पर भी कुछ धनावेश डेल्टा S प्लस उत्पन्न हो जाता है। C सिंगल बॉन्ड 1 पर स्थित धनावेश की तुलना में डेल्टा S की अपेक्षाकृत कम आवेश दर्शाता है। दूसरे शब्दों में C सिंगल बॉन्ड Cl की ध्रुवीयता के कारण पास के आबंध से ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। समीप के ठ आबंध के कारण अगले 6 आबंध के ध्रुवीय होने की प्रक्रिया प्रेषणिक प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव आगे के आबंधों तक भी जाता है, लेकिन आबंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव कम होता जाता है और 3 आबंधों के बाद लगभग लुप्त हो जाता है। प्रेषणिक प्रभाव का संबंध परिस्थापित से संबंधित कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने अथवा अपनी ओर आकर्षित कर लेने की योग्यता से है। इस योग्यता के आधार पर परिस्थापितों को हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रोजन तथा कुछ अन्य समूह जैसे नाइट्रो NO2 साइनो CN कार्बोक्सी सिंगल बॉन्ड COOH एस्टर सिंगल बॉन्ड COOR एरिलॉक्सी सिंगल बॉन्ड OAR इलेक्ट्रॉन ऑक्सी समूह है, जबकि एल्कील समूह जैसे मेथिल CH3 एथिल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव ई प्रभाव यह एक अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिक में प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारकों की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सभाजिक इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्टता 2 प्रकार के इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होते हैं। नंबर 1 धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्लस ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। उदाहरण C डबल बॉन्ड C प्लस H प्लस आक्रमण अभिकर्मक C सिंगल बॉन्ड H प्लस। सेकेंड ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। इसका उदाहरण निम्नलिखित है। C डबल बॉन्ड O प्लस CN C प्लस सिंगल बॉन्ड CN आक्रमण अभिकर्मक जो जब प्रेरित तथा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्रबल होता है। क Cl3 C डबल OH ग्रेटर देन Cl2 C डबल OH ग्रेटर देन Cl2 C डबल OH यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेषरिक प्रभाव फर्स्ट दर्शाता है। ख CH3 CH2 C डबल OH ग्रेटर देन कोष्टक में CH3 ट्वाइस C डबल OH ग्रेटर देन कोष्टक में CH3 3 C डबल OH यह इलेक्ट्रॉन दाता प्रेरणिक प्रभाव प्लस दर्शाता है। प्रश्न नंबर 18 प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क क्रिस्टल ख आसवन ग क्रोमेटोग्राफी। उत्तर क क्रिस्टल यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्राय प्रयुक्त विधि है। यह विधि कार्बनिक यौगिकता अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इसकी विलायताओं में निहित अंतर पर आधारित होती है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय
होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलीय हो जाता है, जिसे निस्सयन द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्सयन मात्र द्रव्य में कुछ रूप से अशुद्धियाँ तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है। यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलय होता है, तब क्रिस्टल उचित मात्रा में इन विलायकों को मिश्रित करके किया जाता है। सकृत काष्ठ कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियों निकाली जाती हैं। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलयताओं में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टल द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ख आसवन। इन महत्वपूर्ण विधि की सहायता से फर्स्ट वाष्पशील द्रव्यों को अवाष्पशील अशुद्धियों से एवं सेकंड ऐसे द्रव्यों को जिनके कथनांकों में पर्याप्त अंतर हो पृथक कर सकते हैं। भिन्न कथनकों वाले द्रव्य भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रव्यों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म कथनांक 334 के और एनिलीन कथनांक 457 के को आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। द्रव्य मिश्रण को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। उबालने पर क्रम कथनांक वाले द्रव्य की वाष्प पहले बनती है। वाष्प को संघनित की सहायता से संघनित करके प्राप्त द्रव्य को ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। उच्च कथनांक वाले घटक के वाष्प बाद में बनते हैं। इसमें संघनन से प्राप्त द्रव्य को दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग यौगिक का शोधन करने में किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीन शब्द क्रोमा से बना है, जिसका अर्थ है रंग। इस तकनीक में सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित कर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव्य हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से प्रयुक्त विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था कहते हैं। अंतर्ग्रस्त सिद्धांतों के आधार पर वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो हैं। नंबर 1 अधिशोषण वर्ण लेखन। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अभिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। साधारण एल्यूमिनियम तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रभावित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अभिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। कॉलम वर्ण लेखन अर्थात सप्तम वर्ण लेखन। पहली परत वर्ण लेखन। नंबर 2 वितरण क्रोमेटोग्राफी। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतह विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्ण लेखन इसका एक उदाहरण है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु प्राशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 19 ऐसे दो यौगिकों जिनकी विलयताएं विलायक यस में भिन्न हैं, जो पृथक करने की विधि की व्याख्या कीजिए। उत्तर
ऐसे दो यौगिकों जिनकी विलायताएं विलायक यश में भिन्न हैं को पृथक करने के लिए क्रिस्टल विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि में अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलय तथा उच्च ताप पर विलय होता है। विलय घटक अल्प ताप पर विलय होता है। इसके पश्चात विलयन को सांद्रित करते हैं जिससे वह लगभग संतृप्त हो जाए। अब अल्प विलय घटक पहले क्रिस्टलीकृत हो जाएगा तथा अधिक विलय घटक पुनः गर्म करके ठंडा करने पर क्रिस्टलीकृत होगा। इसके अतिरिक्त सक्रिय कास्ट कोयले की सहायता से रंगीन अशुद्धियाँ निकाल दी जाती है। यौगिक तथा अशुद्धि की विलयताओं में कम अंतर होने पर बार बार क्रिस्टल करने पर शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, आसवन निम्न दाब पर आसवन तथा भाप आसवन में क्या अंतर है? विवेचना कीजिए। उत्तर, आसवन का तात्पर्य द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन तथा वाष्प का संघनित होकर शुद्ध द्रव्य देना है। इस विधि का प्रयोग उन द्रव्यों के शोधन में किया जाता है जो बिना अपघटित हुए उबलते हैं तथा जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं। निम्न दाब पर आसवन में भी गर्म करने पर द्रव्य वाष्प में परिवर्तित होता है तथा संघनित होकर शुद्ध द्रव्य देता है, परंतु यहाँ निकाले गए कार्यरत दाब वायुमंडलीय दाब नहीं देता है। उसे निर्वात पंप की सहायता से घटा दिया जाता है। दाब घटाने पर द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। अतः इस विधि का प्रयोग उन द्रव्यों के शोधन में किया जाता है जिनके क्वथनांक उच्च होते हैं या वे अपने क्वथनांक से नीचे अपघटित हो जाते हैं। भाप आसवन कम दाब पर आसवन के समान होता है, लेकिन इसमें कुल दाब में कोई कमी नहीं आती है। इसमें कार्बनिक द्रव्य तथा जल उस ताप पर उबलते हैं जब कार्बनिक द्रव्य का वाष्प दाब P1 तथा जल का वाष्प दाब P2 वायुमंडलीय दाब P के बराबर हो जाते हैं। P बराबर P1 प्लस P कक्षकों। इस स्थिति में कार्बनिक द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है जिससे उसका अपघटन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 21, लेसे परीक्षण का रसायन सिद्धांत समझाइए। उत्तर, किसी कार्बनिक यौगिक में सुपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेंसे परीक्षण द्वारा की जाती है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संघनित करने पर यह तत्व ससंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, Na प्लस सी प्लस एन प्रोडक्ट डेल्टा NaCN, 2Na प्लस यस प्रोडक्ट डेल्टा Na2S, Na प्लस सी प्लस एन प्लस यस प्रोडक्ट NaSCN, Na प्लस यक्स प्रोडक्ट डेल्टा NaX, यक्स बराबर ClBr अथवा I। CnS तथा यक्स कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व है। सोडियम संकलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संकलन निष्कर्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा विधि तथा सेकेंड कैल्डार विधि के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण की निम्नलिखित दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 1, ड्यूमा विधि। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर इसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक तथा नाइट्रोजन क्रमशः CO2, H2O, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों NO2, NO, N2O के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त कॉपर की जाली को ऊपर प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का नाइट्रोजन
में अपचयन हो जाता है। 4Cu प्लस 2Na2 प्रोडक्ट 4CuO प्लस N2, 2Cu प्लस 2NO प्रोडक्ट 2CuO प्लस N2, Cu प्लस N2O प्रोडक्ट CuO प्लस N2। इस प्रकार N2CO2 H2O तथा SO2 प्रयुक्त युक्त गैसीय मिश्रण को KOS से भरी नाइट्रोमीटर नामक अंशांकित नली में प्रवाहित करने पर CO2 H2O तथा SO2 का KOH द्वारा अवशोषण हो जाता है और बची हुई N2 गैस को नाइट्रोमीटर में जल के ऊपर एकत्र कर लिया जाता है। इस नाइट्रोजन का आयनन वायुमंडल के दाब तथा ताप पर नोट कर लेते हैं। फिर इस आयतन को गैस समीकरण की सहायता से सामान्य ताप पर दाब NTP पर परिवर्तित कर लेते हैं। चित्र आप देख लीजिए। CO2 CuO जाली, CuO प्लस कार्बनिक यौगिक, CuO स्थूल अपचयित कॉपर जाली, भट्ठी, नाइट्रोजन मरकरीशील नाइट्रोमीटर। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 1 ड्यूमा विधि। कार्बनिक यौगिक को CO2 गैस की उपस्थिति में Cu सेकेंड ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। गैसों के मिश्रण को पोटेशियम डाइऑक्साइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, जहां CO2 अवशोषित हो जाती है तथा नाइट्रोजन का आयनन माप लिया जाता है। मान लिया यम ग्राम कार्बनिक यौगिक से NTP पर x मिली नाइट्रोजन प्राप्त होती है। NTP पर 22,400 मिली नाइट्रोजन, N2 की मात्रा बराबर 28 ग्राम, N2 का ग्राम अणुभार। NTP पर x मिली नाइट्रोजन, N2 की मात्रा बराबर 28x बटा 22,400 ग्राम। यम ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, N2 की मात्रा बराबर 28x बटा 22,400 ग्राम। 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, N2 की मात्रा बराबर 28x गुणे 100 बटा 22,400 गुणे यम ग्राम। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 28 बटा 22,400 गुणे N2 का NTP पर आयनन बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100 बराबर 1 बटा 8 गुणे N2 का NTP पर आयतन बटा कार्बनिक यौगिक का भार। नंबर सेकेंड, कैल्डाल विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक को पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन पूर्ण रूप से अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त अमोनिया सल्फेट को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है, जिसको ज्ञात सांद्रण वाले H2SO4 के निश्चित आयतन में अवशोषित कर लेते हैं। इस अम्ल का मानक NaOH के साथ अनुमापन करके गणना द्वारा अवशोषित हुई अमोनिया की मात्रा ज्ञात की जाती है। फिर नाइट्रोजन के आयतन की गणना कर ली जाती है। NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2NaOH प्रोडक्ट Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट NH4 ट्वाइस SO4। मान लिया कार्बनिक यौगिक का भार बराबर यम, प्रयुक्त अम्ल का आयतन बराबर y मिली, प्रयुक्त अम्ल की नार्मलता बराबर n। चित्र आप देख लीजिए। कार्बनिक यौगिक प्लस सांद्र H2SO4 प्लस CuSO4 कैल्डाल फ्लास्क में गर्म करना। कैल्डाल फ्लास्क से प्राप्त अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH जल प्रवेश द्वार मानक H2SO4 अम्ल का ज्ञात आयतन जल निकास कैल्डाल आसवन। चित्र 2 कैल्डाल विधि। नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनाता है, जो NaOH द्वारा अभिकृष्ट करने पर अमोनिया
मुक्त करता है। इसे मापक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित किया जाता है। वी मिली एन नॉर्मलता का अम्ल बराबर वी मिली एन नॉर्मलता की अमोनिया। 1000 मिली एन नॉर्मलता वाली अमोनिया में 17 ग्राम अमोनिया या 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। वी मिली एन सिंगल बॉन्ड NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 14/1000 गुणे वी गुणे एन बराबर 0.014 NV ग्राम। यम ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 0.014 NB ग्राम। 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 0.014 NB गुणे 100/m बराबर 1.4 NV/m ग्राम। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 1.4 गुणे प्राप्त NH3 की नॉर्मलता गुणे प्राप्त NH3 का आयतन मिली में बटा कार्बनिक यौगिक का भार ग्राम में। प्रश्न नंबर 23, किसी यौगिक में हाइड्रोजन सल्फर तथा फास्फोरस के आकलन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर नंबर 1, हाइड्रोजन का आकलन कार्बनिक यौगिक के ज्ञात भार को सधूम HNO3 तथा AgNO3 के कुछ क्रिस्टलों के साथ कैरियस नली में लेते हैं। नली का ऊपरी सिरा बंद कर दिया जाता है। कैरियस नली को विद्युत भट्ठी में रखकर 180 डिग्री -200 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 3 से 4 घंटे गर्म करते हैं। यौगिक में उपस्थित हैलोजन ClVrI सिल्वर हैलाइड के अवक्षेपण में बदल जाते हैं। सिल्वर हैलाइड के अवक्षेपण को धोकर तथा सुखाकर तौल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त सिल्वर हैलाइड के भार से हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित गणना की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। चित्र आप देख लीजिए। सिलबंद कोशिका 50 सेमी 2 सेमी सधूम HNO3 AgNO3 कार्बनिक यौगिक। चित्र 3, कैरियस विधि हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। अभिक्रियाएं हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्लस HNO3 प्रोडक्ट HX बराबर ClVrI हैलोजन अम्ल HX प्लस AgNO3 प्रोडक्ट AgX प्लस HNO3 सिल्वर हैलाइड। मान लिया कि यम ग्राम पदार्थ से x ग्राम AgCl प्राप्त होता है। AgCl का अणु भार बराबर 108 प्लस 35.5 बराबर 143.5 143.5 ग्राम AgCl में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5 ग्राम। x ग्राम AgCl में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5/143.5 गुणे x ग्राम। यम ग्राम कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5/143.5 गुणे x ग्राम। 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5 गुणे x गुणे 100/143.5 गुणे यम ग्राम। Cl की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 35.5/143.5 गुणे Ag का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। इसी प्रकार Vr की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 80/188 गुणे Ag का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। I का प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 127/235 गुणे Agi का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। नंबर 2, सल्फर का आकलन। इस सिद्धांत के अनुसार सल्फ्यूरिक कार्बनिक यौगिक को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित समस्त गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इसमें BaCl2 विलयन मिलाकर इससे BaSO4 अवक्षेपित कर लिया जाता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर और सुखाकर तौल लेते हैं। इस प्रकार BaSO4 के भार की सहायता से गंधक की प्रतिशत मात्रा की गणना कर लेते हैं। अभिक्रियाएं सल्फ्यूरिक कार्बनिक यौगिक प्लस सांद्र HNO3 प्रोडक्ट Cu प्लस H2O प्लस NO2 प्लस H2SO4 प्लस BaCl2 प्रोडक्ट BaSO4 प्लस 2HCl माना यम ग्राम कार्बनिक यौगिक से x ग्राम BaSO4 बनता है।
233 ग्राम BaSO4 में S की मात्रा बराबर 32 ग्राम। यक्स ग्राम BaSO4 में यस की मात्रा बराबर 32/233 गुणे यक्स ग्राम। यम ग्राम कार्बनिक यौगिक में यस की मात्रा बराबर 32/233 गुणे यक्स ग्राम। 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में यस की मात्रा बराबर 32/233 गुणे यक्स बटा यम गुणे 100। यस की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत बराबर 32/233 गुणे BaSO4 का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। नंबर 3, फास्फोरस का आकलन। कार्बनिक यौगिक की एक ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे अमोनिया तथा अमोनिया मालिब्डेट मिलाकर अमोनिया फास्फो टू मालिब्डेट NH4 3PO4 12MOO3 के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। अन्यथा फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिश्रण मिलाकर MgN4PO4 के रूप में अवक्षेपित किया जाता है, जिसके ज्वलन से Mg2P2O7 प्राप्त होता है। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान बराबर यम ग्राम और अमोनिया मालिब्डेट बराबर यम1 ग्राम। NH4 3PO4 12MOO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर 1877 ग्राम है। फास्फोरस की प्रतिशतता बराबर 31 गुणे यम1 गुणे 100% बटा 1877 गुणे यम। यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो फास्फोरस की प्रतिशतता बराबर 62 गुणे यम1 गुणे 100 बटा 222 गुणे यम प्रतिशत। जहाँ Mg2P2O7 का मोलर द्रव्यमान 222 U लिए गए कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान का बने हुए Mg2P2O7 का द्रव्यमान यम1 तथा Mg2P2O7 यौगिक में उपस्थित दो फास्फोरस परमाणुओं का द्रव्यमान 62 है। प्रश्न नंबर 24, पेपर क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को समझाइए। उत्तर, पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार है। कागज अथवा पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी पेपर प्रयोग किया जाता है। इस पेपर के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। चित्र 4, जार में कुछ ऊंचाई तक प्रयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। कोशिका क्रिया के कारण पेपर की भट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रभावित होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वह अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो परावैंगनी प्रकार के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छोड़कर हम देख लेते हैं। चित्र आप देख लीजिए। रेखा कार्डबोर्ड क्रोमेटोग्राफी, जार प्रतिदर्श बिंदु, विलायक। रेखा कार्डबोर्ड क्रोमेटोग्राफी, जार प्रतिदर्श बिंदु, विलायक। चित्र 4, पेपर क्रोमेटोग्राफी, दो भिन्न आकृतियों का क्रोमेटोग्राफी पेपर। प्रश्न नंबर 25, सोडियम सगल ने निष्कर्ष में हैलोजन के परीक्षण के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से पूर्व नाइट्रिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। उत्तर, NaCN तथा Na2S को विघटित करने के लिए सोडियम निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है। NaCN प्लस HNO3 प्रोडक्ट NaOH3 प्लस CHCN Na2S प्लस 2HNO3 प्रोडक्ट 2NaNO3 प्लस H2S। यदि वे विघटित नहीं होते तब वे AgNO3 से अभिक्रिया करके परीक्षण में निम्न प्रकार बाधा
पहुँचाते हैं। Na2S प्लस 2AgNO3 प्रोडक्ट Ag2S प्लस 2NaNO3 काला अवक्षेप। NaCN प्लस AgNO3 प्रोडक्ट AgCN प्लस NaNO3 सफ़ेद अवक्षेप। प्रश्न नंबर 26, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस के परीक्षण के लिए सोडियम के साथ कार्बनिक यौगिक का संलग्न क्यों किया जाता है? उत्तर, कार्बनिक यौगिक का सोडियम के साथ संलग्न या संयोजित रूप में उपस्थित इन तत्वों का आयनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक उपयुक्त तकनीक बताइए। उत्तर, कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण को निम्न विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। कपूर ऊर्ध्वपातनीय है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं, अतः मिश्रण को ऊर्ध्वपातित करने पर कपूर फनल के किनारों पर प्राप्त हो जाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट चाइना डिश में शेष रह जाता है। नंबर 2, कपूर कार्बनिक विलायकों जैसे CCl4, CHCl3 आदि में विलय होता है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं, अतः मिश्रण को कार्बनिक विलायक के साथ हिलाने पर कपूर विलायक में चला जाता है, जबकि CaSO4 अवशिष्ट रूप में रहता है। विलायक को छानकर वाष्पित करके कपूर को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, भाप आसवन करने पर एक कार्बनिक द्रव्य अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत क्यों हो जाते हैं? उत्तर, भाप आसवन में कार्बनिक द्रव्य और जल का मिश्रण उस ताप पर उबलता है जिस पर द्रव्य तथा जल के दाबों का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मिश्रण के क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब उच्च तथा द्रव्य का वाष्प दाब अत्यधिक कम 10-15 mm होता है, अतः कार्बनिक द्रव्य वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर आश्वित हो जाता है, अर्थात कार्बनिक द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर ही आश्वित हो जाता है। प्रश्न नंबर 29, क्या CCl4 सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा? अपने उत्तर का कारण सही समझाइए। उत्तर, AgCl का अवक्षेप नहीं बनेगा क्योंकि CCl4 संयोजित यौगिक है तथा आयनिक होकर Cl आयन नहीं देता है। प्रश्न नंबर 30, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का आकलन करते समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पोटेशियम डाइहाइड्रॉक्साइड विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है तथा प्रबल क्षार KOH से क्रिया करके K2CO3 बनाती है। 2KOH प्लस CO2 प्रोडक्ट K2CO3 प्लस H2OAr। इससे KOH का द्रव्यमान बढ़ जाता है। निर्मित CO2 के कारण द्रव्यमान में वृद्धि से कार्बनिक यौगिक में उपस्थिति कार्बन की मात्रा की गणना निम्न संबंध का प्रयोग करके की जाती है। परसेंट C बराबर 12/44 गुणे निर्मित CO2 का द्रव्यमान बटा लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100। प्रश्न नंबर 31, सल्फर के लेड एसीटेट द्वारा परीक्षण में सोडियम संलग्न निष्कर्ष को एसिटिक अम्ल द्वारा उदासीन किया जाता है, न कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। क्यों? उत्तर, सल्फर के परीक्षण में सोडियम निष्कर्ष को CH3COOH से अम्लीकृत करते हैं क्योंकि लेड एसीटेट विलय होता है तथा परीक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करता। यदि H2SO4 का प्रयोग किया जाए तब लेड एसीटेट H2SO4 से क्रिया करके लेड सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है जो परीक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। CH3COO ट्वाइस Pb प्लस H2SO4 प्रोडक्ट PbSO4 प्लस 2CH3COOH सफ़ेद अवक्षेप। प्रश्न नंबर 32, एक कार्बनिक यौगिक में 69 कार्बन, 4.8 हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। इन यौगिकों में 0.20 ग्राम के पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्राओं की गणना कीजिए। उत्तर, प्रतिशत कार्बन बराबर 69%,
0.20 ग्राम यौगिक में कार्बन की मात्रा बराबर 0.2 गुणे 69/100 बराबर 0.138 ग्राम। प्रतिशत हाइड्रोजन बराबर 4.8%। 0.20 ग्राम यौगिक में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 0.2 गुणे 4.8/100 बराबर 0.0096 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन दहन कर देता है बराबर 44 ग्राम CO2। 0.138 ग्राम कार्बन दहन पर देगा बराबर 44/12 गुणे 0.138 ग्राम CO2 बराबर 0.506 ग्राम CO2। 2H बराबर H2O 2 ग्राम हाइड्रोजन दहन पर देता है बराबर 18 ग्राम जल। 0.0096 ग्राम हाइड्रोजन दहन पर देगा बटा 18/2 गुणे 0.0096 जी जल बराबर 0.0864 ग्राम जल। प्रश्न नंबर 33। 0.50 ग्राम कार्बनिक यौगिक को कैल्डाल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 m H2SO4 के 50 ml में अवशोषित किया गया। अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 m NaOH के 50 ml की अवस्था शुरू यौगिक में नाइट्रोजन प्रतिष्ठा की गणना कीजिए। उत्तर कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान बराबर 0.50 ग्राम। लिए गए 0.5 m H2SO4 का आयनन बराबर 50 ml। अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 m NaOH विलयन की आवश्यकता होती है। 60 ml 0.5 NaOH बराबर 60/2 ml। 0.5 m H2SO4 बराबर 30 ml। 0.5 m H2SO4 विलयन 0.5 m H2SO4 का प्रयुक्त आयनन बराबर 50 - 30 बराबर 20 ml। 20 ml 0.5 m H2SO4 बराबर 2 गुणे 20 ml 0.5 m NH3 विलयन बराबर 40 ml 0.5 m NH3 विलयन 1000 ml 1 m NH3 में नाइट्रोजन बराबर 14 G। 40 ml 0.5 m NH3 में नाइट्रोजन बराबर 14 गुणे 40 गुणे 0.5/1000 बराबर 0.28 G। प्रतिशत n बराबर 0.28/0.5 गुणे 100 बराबर 56%। प्रश्न नंबर 34। केरियस आकलन में 0.3780 ग्राम कार्बनिक क्लोरो यौगिक से 0.5740 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। यौगिक में क्लोरीन की प्रतिष्ठा की गणना कीजिए। उत्तर लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 0.3780 ग्राम। निर्मित AgCl का द्रव्यमान बराबर 0.5740 ग्राम। 143.5 ग्राम AgCl बराबर 35.5 ग्राम Cl। 0.5740 ग्राम AgCl बराबर 35.5/143.5 गुणे 0.574 ग्राम Cl बराबर 0.142 Cl। प्रतिशत Cl बराबर 0.142 गुणे 100 बटा 0.3780 बराबर 37.57%। प्रश्न नंबर 35। कैरियस विधि द्वारा सल्फर के आकलन में 0.468 ग्राम सल्फ्यूरिक कार्बनिक यौगिक से 0.668 ग्राम वेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। दिए गए कार्बन यौगिक में सल्फर की प्रतिष्ठा की गणना कीजिए। उत्तर कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 0.468 ग्राम। निर्मित VaSO4 का द्रव्यमान बराबर 0.668 ग्राम। 1 मोल VaSO4 बराबर 1 ग्राम परमाणु। 233 ग्राम VaSO4 बराबर 32 ग्राम यश। 0.668 ग्राम VaSO4 बराबर 32/233 गुणे 0.668 ग्राम यश बराबर 0.0917 ग्राम यश। प्रतिशत यश बराबर 0.0917/0.468 गुणे 100 बराबर 19.60%। प्रश्न नंबर 36। CH2 बराबर CS सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड C बराबर सिंगल डबल बांड CH कार्बनिक यौगिकों में C2 सिंगल बांड C3 आबंध किन संकरित कक्षकों के युग्म से निर्मित होता है? क sp sp2 ख sp sp3 ग sp2
सिंगल बॉन्ड sp3, घ sp2 सिंगल बॉन्ड sp3, उत्तर ग sp2 sp3। प्रश्न नंबर 37, किसी कार्बनिक यौगिक में लेसी परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन की जांच में प्रसीयन ब्लू रंग निम्नलिखित में से किसके कारण प्राप्त होता है? क Na4 FeCN6, ख Fe4 FeCN63, ग Fe2 FeCN6, घ Fe3 FeCN64, उत्तर ख Fe4 FeCN63। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कार्बन धनायनों में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है? क CH3 सी CH2 प्लस, ख CH33 C प्लस, ग CH3 CH2 प्लस, घ CH3 CH2 उत्तर ख CH33 C प्लस। प्रश्न नंबर 39, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण और शोधन की सर्वोत्तम तथा आधुनिकतम तकनीक कौन सी है? क क्रिस्टल, ख आसवन, ग ऊर्ध्वपातन, घ क्रोमेटोग्राफी, उत्तर क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न नंबर 40, CH3 CH2 प्लस ROH AQ प्रोडक्ट CH2 OH प्लस KI अभिक्रिया को नीचे दिए गए प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। क इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ख अभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ग विलोपन, घ संकलन, उत्तर ख नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।